नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर का ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 2 विषय विज्ञान कक्षा 6 भोजन के घटक पाठ का पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भोजन के घटक पाठ का पाठ नंबर 1 का अध्ययन किया था। आज हम पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन में जो भी हम भोजन के रूप में कोई भी खाद्य पदार्थ काम में लेते हैं उसे आहार कहेंगे। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो भी हम आहार लेते हैं उसकी जो मात्रा है वो उचित होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, यानी संतुलन में होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो देखो, प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को जो भोजन में आहार की आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। छोटे बच्चों को आहार की आवश्यकता कम होती है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको अधिक होती है, और इसी प्रकार जो वृद्ध व्यक्ति है उनको अपेक्षाकृत कम होती है। शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। शारीरिक कार्य पर निर्भर, जितना अधिक अपने शारीरिक कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उतनी ही अधिक अपने को आहार की आवश्यकता होगी, संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, यानी इसमें किण्वित करते हैं भोजन को। जैसे अपने इडली बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो दालें वगैरह होती है उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं और अगले दिन उसको बनाते हैं गर्म जगह रखने को, और वो जब उसमें वो फूल जाता है तो उसे किण्वित बोलते हैं। तो इस प्रकार जो इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, वो किण्वित भोजन में आता है। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हों। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? तो ज़्यादा पकाने से सब्जियों में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन से नष्ट हो जाए। तो सब्जियों को छीलने से पहले, काटने से पहले उनको धोना जरूरी है। काटने के बाद या छीलने के बाद धोएंगे तो उसमें विटामिन है वो नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। तो चावल और दालों को भी अपने बार बार धोएंगे, उनका छिलका उतार देंगे तो उसमें भी विटामिन और खनिज लवण हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो इसीलिए जो अपने भोजन पकाते हैं तो उसमें ज़्यादा जल नहीं डालना चाहिए, या फिर इतनी ही मात्रा में डालना चाहिए कि उसे फेंकना ना पड़े। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें?
फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करने से उनमें जो पोषक तत्व है उनके नष्ट होने की संभावना कम हो जाती है। बूजो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो हर समय वसायुक्त भोजन खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हमें सभी जो आहार है वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए। वसायुक्त भोजन हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर का मोटापा बढ़ जाएगा और हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? तो वह बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि हमारे शरीर में सभी जो पोषक तत्व है उनकी उचित मात्रा होनी चाहिए। ये नहीं कि एक वसायुक्त वाला ज़्यादा खा लिया, बाकी पोषक तत्व हमने नहीं खाए, तो ये गलत है। इससे हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अब पढ़ेंगे अभावजन्य रोग, यानी हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की या कोई खनिज लवण की या कोई विटामिन की कोई भी कमी हो जाए, अभाव हो जाए, तो उसकी वजह से होने वाला रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक यानी काफ़ी लंबे टाइम तक अपने कोई भी पोषक तत्व से वंचित रहेंगे, उसको अपने भोजन के रूप में काम में नहीं लेंगे, तो इस वजह से हमें रोग, अभावजन्य रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसमें कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से देखो क्या हो सकता है, वृद्धि का अवरुद्ध होना। प्रोटीन का क्या काम है? वृद्धि को हमारे शरीर में वृद्धि करना। अब प्रोटीन नहीं लेंगे तो वृद्धि क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि, ये सभी यदि हम प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेंगे तो ये सभी रोग हमें हो सकते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी हमने प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लिया काफ़ी लंबे समय तक तो हमारी वृद्धि है वो पूरी तरह रुक जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो यदि हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कैसे चल पाएंगे, कोई काम को कैसे कर पाएंगे? विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यानी कहीं भी अपने कौन से भी राज्य में भोजन अलग अलग खाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो संतुलित आहार है वो बराबर मात्रा में होता है, बराबर मात्रा में बटा होता है। सारणी 2.3 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ विकार या रोग। तो विटामिन या खनिज दिए हुए हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं और उस रोग के लक्षण क्या हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता या रतौंधी रोग हो जाता है। लक्षण क्या है रतौंधी रोग के? कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। तो विटामिन ए को यदि अपने आहार के रूप में काम में नहीं लेंगे तो हमारी आँखों की कमजोरी हो जाती है और कभी कभी तो
आंखों से दिखना रात को पूरी तरह बंद हो जाता है। विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग। इसके लक्षण क्या हैं? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। हमारा शरीर पूरी तरह से वीक हो जाएगा, हमारे शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी, हम कोई भी काम है वो नहीं कर पाएंगे। विटामिन C, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बनने में अधिक समय का लगना। यदि हमारे आहार में विटामिन C की कमी है तो हमारे स्कर्वी रोग हो सकता है। स्कर्वी रोग के लक्षण हैं मसूड़ों से खून निकलने लगता है, और यदि हमें कोई चोट लगती है तो उस चोट का घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन D, इसकी कमी से रिकेट्स रोग। लक्षण हैं अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और क्या होता है, यदि हमारे शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है तो हमारी जो अस्थियां हैं या फिर हड्डियां हैं वो टूट जाती है, मुलायम होके कमज़ोर होके टूट जाएगी। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय। यदि कैल्शियम की कमी है तो अस्थियां और दंत क्षय हो जाएगा, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, हड्डियां टूटने लगेगी। लक्षण कमज़ोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन, घेंगा या गोइटर या इसे गलगंड रोग कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गला है वो लटक जाता है, फूल जाता है। और इसके अलावा बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आयोडीन की कमी से हो जाती है। लोहा की कमी से क्या होगा? अरक्तता, यानी ये खून से संबंधित रोग है, खून की कमी हो जाती है शरीर में और इसके लक्षण हैं कमजोरी। तो आज के वीडियो में हमने पाठ नंबर 2 भोजन के घटक का पार्ट 2 का अध्ययन किया। आगे वाले वीडियो में हम पाठ नंबर 2 के नोट्स बनाएंगे और उनका अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।